हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट चैप्टर क्लास 6 के साइंस का, और उस चैप्टर का नाम है कचरों का संग्रहण एवं निपटारा। यानी कि कचरों का निपटारा कैसे कर सकते हैं और उसे हम लोग कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये थियोरेटिकल चैप्टर था, बिल्कुल इसमें कुछ भी समझने वाला बात नहीं था, लेकिन एक चैप्टर में छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म होगा उसकी बात करेंगे हम लोग। बाकी ये चैप्टर आप लोग अपने से पढ़िएगा, तो इसमें समझने का जो है, मतलब जो इसमें जानने का है, पढ़ने का चीज़ है, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समझाने वाला बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सारा थ्योरी है। आप इसे खुद से पढ़िएगा। मैं सोच रहा था कि आधे घंटे का चैप्टर है, आधे घंटे में हो जाएगा, तो इसको भी ना छोड़ें। जो जो मेन चीज़ है उसको मैं बता के यहाँ पे इस चैप्टर को भी एंड कर दूँ। आप अपनी तरफ से जितने भी थ्योरी है, जो जो मैंने पढ़ाया है, वो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। जिसमें कुछ समझाने को नहीं है, जो सिर्फ अपने से पढ़ने का है, उसको आपको अपने से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस पूरे क्लास के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर, जिसके में कि हम लोगों ने 1 साल गुजारा, और आज उस सफ़र का अंत होने जा रहा है, और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको पहला बात बता देता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे लिखाया जाता है उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं क्लास के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे देखने को मिल जाता है, जिसका जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप है। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल अकाउंट हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, या फिर आप चैनल के अबाउट में भी जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और आने वाले कुछ दिनों में मैं क्लास 9 शुरू करूँगा, तो उसकी रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और अपने बड़े भैया जो है आपका, जो क्लास 9 में पढ़ने वाला है, उनको भेज दीजिएगा, अपने रिलेटिव के साथ भेज दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे कचरा क्या है। तो कचरा अगर हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं, तो यानी कि कचरा हम उसको बोलते हैं कि भैया जो अपशिष्ट पदार्थ है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं करना चाहते। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जिसका उपयोग हम नहीं करना चाहते हैं। यानी कि वह अपशिष्ट पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उसी को तो कचरा कहा जाएगा। कचरा किसे कहा जाता है? यानी कि जो, जैसे कि अब हम लोग केले को खाते हैं, तो केले को खा रहे होते हैं, लेकिन उसका जो छिलका होता है उसे फेंक दे रहे होते हैं, तो वो कचरा है हमारे लिए। क्या है? कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसका उपयोग हम लोग नहीं करना चाहते। दूसरी को क्या कहा जाता है कि ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये कचरा है। अब कचरे को अगर हम लोग उनके स्रोत के आधार पर बांटे, तो कचरे को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं, 5 स्रोत में बांट सकते हैं। पहला कचरा वो हो गया जो कि जैव निम्नीकरण कचरा है। अब ये जैव निम्नीकरण कचरा क्या है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि कचरों को अनेक तरीकों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि कचरों को अनेक तरीकों में निम्नीकृत किया जा सकता है। कचरों को क्या किया जा सकता है? अनेक तरीकों में वर्गीकृत, निम्नीकृत नहीं, वर्गीकृत। अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो कचरों को अनेक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने तरीकों में? अनेक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि पहला जो जिसमें हम लोग करते हैं वर्गीकृत, वो है जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण कचरा, वो क्या है? जैव निम्नीकरण, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल। दूसरा जो है हमारे पास
वो हमारा आ जाता है जैव और निम्नीकरण। जैव और निम्नीकरण उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं? नॉन बायो डिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। जो तीसरा कचरा है हमारा, तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? वो है ठोस। ठोस कचरा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। दूसरा जो है जिसे कि द्रव कचरा बोलते हैं हम लोग, उसे लिक्विड कहा जाता है। द्रव, इसे लिक्विड कहा जाता है। और चौथा के बाद पांचवा जो है हमारा, वो गैस है। वो क्या है? गैस है, जिसे कि इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं हम लोग। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो ये सब जो था, ये सब क्या था? तो ये सभी जो था स्रोत के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। कब होते हैं? स्रोत के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। स्रोत के आधार पर क्या होते हैं? वर्गीकृत होते हैं। ठीक, स्रोत के आधार पर वर्गीकृत होता है। ये पांचों जो है ये स्रोत के आधार पर वर्गीकृत होने वाला कचरा है। अब जैव निम्नीकरण कचरा किसे कहा जाता है? यानी कि वह कचरा जो क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, उसे जैव निम्नीकरण कचरा हम लोग कहते हैं। हालांकि मैं इसे अगले स्लाइड पे लिखूंगा, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, आपका हो गया होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जैव निम्नीकरण कचरा क्या है, जिसका इंग्लिश बायोडिग्रेडेबल होता है। जैव निम्नीकरण कचरा। जैव निम्नीकरण कचरा क्या है? तो वह कार्बनिक कचरा जो कि जैविक पदार्थ द्वारा अपघटित हो जाता है। यानी कि वह कचरा जो होता है वो जैविक पदार्थ के द्वारा क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। उसी को जैव निम्नीकरण क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। तो लिखेंगे वह कार्बनिक वह कार्बनिक कचरा जो जैव वह कार्बनिक कचरा जो जैव जैविक क्रिया द्वारा अपघटित अपघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कचरा हम लोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कचरा। ठीक है, तो वह कार्बनिक कचरा जो जैविक क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। अब अजैव निम्नीकरण कचरा की बात करें हम लोग, तो वो क्या होगा? जैव अनिम्नीकरण कचरा। जैव अनिम्नीकरण
कचरा। यानी कि जैव निम्नीकरण तो हुआ था जो कि जैविक क्रिया द्वारा अपघटित हो जा रहा था, लेकिन जैव अनिम्नीकरण क्या होगा कि वह क्या होगा, अपघटित नहीं होगा। वह पदार्थ जो अपघटित नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वह पदार्थ जो अपघटित, इंग्लिश में डिकम्पोज बोलते हैं, DECOMPOSE, डिकम्पोज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरण कचरा। उसे क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण कचरा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल की बात दूं तो क्या कांच कभी गलने वाला चीज़ है, क्या सड़ने वाला चीज़ है? नहीं, कांच को जैसे फेंका जाएगा वो हमेशा वैसा ही रहेगा। क्या प्लास्टिक कभी गल जाएगा? नहीं। क्या कभी कोई धातु गलेगा? नहीं। वो सभी क्या होता है, वो उसका अपघटन नहीं होता है, वो अपघटित नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसे अजैव निम्नीकरण, उसे इसलिए जैव अनिम्नीकृत कचरा कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, और क्या हो गया, कांच प्लास्टिक, कोई धातु हो गया, उसी वो क्या हो गया, ये सभी जो है आपका, ये सभी जैव अनिम्नीकरण कचरा के एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, जैव अनिम्नीकरण कचरा का एग्जाम्पल है। अब इसी में से और जैव अनिम्नीकरण कचरा में से ही कुछ कचरा ऐसा होता है जो कि विषैला होता है, जिसे कि इंग्लिश में टॉक्सिक कहते हैं। कुछ कचरा क्षयकारी होता है, जिसे कि इंग्लिश में कोरोसिव कहते हैं। कुछ कचरा जो होता है वो दाह्य होता है, जिसे कि इंग्लिश में इग्नाइटेबल कहते हैं। और कुछ कचरा जो होता है वो घातक होता है, जिसे इंग्लिश में रिएक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनमें कुछ तो किनमें कुछ, जैव अनिम्नीकरण में जो कचरा होता है तो उसमें से कुछ कचरा विषैला, इनमें कुछ विषैला, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिक। इनमें कुछ विषैला, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिक। कुछ क्षयकारी, जिसे कि कहते हैं कोरोसिव। ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोसिव। कुछ दाह्य, कुछ क्या होता है, दाह्य होता है, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं IGNI टेबल, इग्निटेबल। क्या कहते हैं, IGNITABLE, इग्निटेबल। ठीक है, कुछ दाह्य होता है और कुछ जो होता है प्रतिघातक होता है, तथा प्रतिघातक, जिसे कि इंग्लिश में रिएक्टिव कहते हैं, वो होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर इस कचरे को नाम दिया जाए तो ये क्या हो गया, ये खतरनाक कचरे कहलाते हैं। इसको क्या बोला जाएगा कि ये भैया कचरे खतरनाक है, ये खतरनाक कचरे। ठीक है, क्या कहलाएगा, खतरनाक कचरे, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं हजार्ड वेस्ट। क्या कहते हैं, हजार्डस वेस्ट, HAZARDOUS, हजार्ड्स। क्या कहते हैं, हजार्ड्स वेस्ट। तो ये खतरनाक कचरे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, खतरनाक कचरे कहलाते हैं। तो ये था जैव निम्नीकरण कचरा और अजैव निम्नीकरण कचरा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ कचरा ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर के रसोई से आता है, जैसे कि जैसे हो गया हमारा सब्जी फल का छिलका। ठीक है, घड़ी, सुई, बैटरी, तो ये सभी घर से हमारे कचरे निकल के बाहर आते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है घरेलू कचरा। क्या कहा जाता है, इसको घरेलू कचरा कहा जाता है। रसोई घर से जो बाहर आता है उसे कहा जाता है रसोई घर,
से जो बाहर आने वाला कचरा होता है उसे रसोई घर कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर कचरा कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार संस्थागत जो कचरा होता है जिसे कि रोड साफ किया जाता है, यानी कि रोड साफ करने के लिए तो बहुत सारे संस्थागत कचरा होते हैं, शहरों में होते हैं, नगर निगम नगर के घरों में होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? म्यूनिसिपल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि नगर ठोस कचरा उसे कहा जाता है। औद्योगिक कचरा हो गया जो कि उद्योग से निकलता है, कृषि कचरा हो गया जो कि कृषि से निकलता है, जैव चिकित्सा कचरा हो गया जो कि अस्पताल वगैरह से निकलता है। तो ये बहुत सारे प्रकार के कचरे होते हैं जो जहाँ से निकलता है उस कचरा का नाम वैसा दे दिया जाता है। तो कचरों को निपटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पुरानी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, संसाधनों की बचत कर सकते हैं, यानी कि पुनर्चक्रण करके भी हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार हम संसाधनों को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रखने का काम कर सकते हैं। सुरक्षित कब रहेगा? जब हम लोग पुनः यूज करेंगे उसका, यानी कि उसे अच्छे तरीके से बना के पुनर्यूज उपयोग करेंगे उसका, तब वो संसाधन सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अब एक वनस्पति खाद होता है। ये वनस्पति खाद क्या है कि पदार्थों का जीवाणु द्वारा, जब भी कोई पदार्थ जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होता है और वनस्पति खाद में बदल जाता है, वनस्पति खाद में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को वनस्पति खाद बनना या फिर कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग भी उसी का नाम है, वनस्पति खाद का। तो ठीक है, यानी कि जब कोई पदार्थ बैक्टीरिया की उपस्थिति में अपघटित होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित होता है और क्या हो जाता है कि वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे भैया? उसको कहेंगे वनस्पति खाद या फिर कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है। कचड़े के उपयोगी एवं जैव निम्नीकरण भाग का उपयोग, यानी कि इस खाद बनने की प्रक्रिया में कचरा का जो उपयोगी भाग होगा या और जैव निम्नीकृत भाग जो होगा, यानी कि जो भाग क्या कर रहा होगा? जैव निम्नीकरण में अपघटित हो रहा होगा, उसी से तो खाद बनेगा। जो पदार्थ अपघटित ही नहीं होगा उससे कैसे खाद बन जाएगा? तो जो पदार्थ अपघटित हो रहा होगा यानी कि जैव निम्नीकृत भाग होगा, उसी का उपयोग किया जाएगा। और ये कंपोस्टिंग जो है या फिर वनस्पति खाद जो है वो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक खाद है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोस्टिंग या फिर वानस्पतिक खाद। ठीक है, हेडिंग को चेंज कीजिए और लगाइए वानस्पतिक खाद। या इसी को बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? इसी को कंपोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि पदार्थों का जीवाणु, पदार्थों का जीवाणु जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होना। तो पदार्थों का जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होना एवं वानस्पतिक खाद में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? होना ही वानस्पतिक खाद बनना या
कंपोस्टिंग क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, और ये वनस्पति खाद जब बनेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कचरा का जो उपयोगी भाग होगा और जैव निम्नीकरण करण जो भाग होगा उसी का उपयोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कचरा का उपयोगी एवं जैव निम्नीकृत भाग का उपयोग। तो ये क्या है? ये है वनस्पति खाद बनना। ठीक है, और यह जो है वनस्पति खाद एक प्रकार का ठीक है, एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक खाद है। तो ये था कि वनस्पति खाद जब भी पदार्थ जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, वनस्पति खाद में परिवर्तित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वनस्पति खाद बनना या फिर कंपोस्टिंग कहते हैं। और कंपोस्टिंग जब हो रहा होता है या फिर वनस्पति खाद जब बन रहा होता है, तो उसमें जो पदार्थ का क्या है? जैव निम्नीकृत भाग है या फिर उपयोगी भाग है, उसी का उपयोग होता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यह एक प्रकार का प्राकृतिक खाद है। अब इसी से एक टर्म और रिलेटेड आता है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। आपका हो गया होगा वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब वर्मी कंपोस्टिंग की हम लोग बात करेंगे तो एक केचुआ का प्रजाति होता है। ठीक है, और वह प्रजाति जो है लाल केचुआ कहलाता है। तो लाल केचुआ की सहायता से वनस्पति खाद बनने की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जब पदार्थ जीवाणु द्वारा अपघटित हो रहा था और वनस्पति खाद में परिवर्तित हो रहा था, तो उसको वनस्पति खाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहते थे? उसको हम लोग कहते थे वनस्पति खाद बनना या फिर कंपोस्टिंग होना। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे वह काम कौन कर रहा होगा? यहाँ पे जीवाणु कर रहा होगा, यहाँ पे कर रहा होगा हमारा लाल केचुआ, केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में लाल केचुआ जो है क्या कर रहा है? वो वनस्पति खाद बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन वनस्पति खाद यानी कि कंपोस्टिंग, कंपोस्ट की बात करें तो वहाँ पे जीवाणु हेल्प कर रहा था और वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ वो मदद कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लाल केचुए की सहायता से यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लाल केचुए की सहायता से लाल केचुए की सहायता से वनस्पति खाद वनस्पति खाद बनने की प्रक्रिया, यानी कि लाल केचुए की मदद से वनस्पति खाद बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग या फिर क्रीमी कंपोस्टिंग, जिसे कि इंग्लिश में भी वर्मी
कंपोस्टिंग, ठीक है, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो लाल केचुए की सहायता से जब वनस्पति खाद बनाया जाता है तो उसी की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर क्रीमी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब ये जो लाल केचुआ है ये क्या है, ये कौन सा वाला है भैया, तो लाल केचुआ जो है हमारा वो केचुए की एक प्रजाति है। क्या है, केचुए की ही एक प्रजाति है, उसी को लाल केचुआ कहा जाता है। अब ये जो केचुआ है, ठीक है, केचुआ जो है ये क्या है, इसको कहा जाता है, ये सवाल कई बार आया है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो इसको किसान का मित्र भी कहते हैं। किसान का मित्र कहते हैं किसको, लाल केचुए, अधिक केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। और इसके पीछे रीजन है कि ये उर्वरक वाला जो मिट्टी नीचे होता है उसको ऊपर लाने का काम करता है, तो किसानों को मदद करता है। ठीक है, इसलिए से किसान का मित्र भी कहा जाता है, यानी कि कचरों की जो अपघटन की प्रक्रिया होती है उसको भी तेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कचरों के अपघटन की प्रक्रिया को तेज करता है। कचरे के अपघटन की प्रक्रिया को क्या करता है, तेज करता है। ठीक, तो इसी को कहेंगे हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भस्मीकरण क्या होता है। भस्मीकरण क्या होता है, तो चलिए आपका हो गया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भस्मीकरण क्या है। भस्मीकरण क्या है, ठीक है, तो जब भी ठोस और शुष्क पदार्थ को जलाया जाता है, ठीक, तो उसका जलना यानी कि शुष्क और ठोस पदार्थों का जलना क्या कहलाता है, उसका भस्मीकरण कहलाता है, जिसे कि इंग्लिश में इन इंसिनरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शुष्क ठोस पदार्थों शुष्क ठोस पदार्थों का जलाना को जलाना भस्मीकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, INCINERATION, INCINERATION, ठीक है, INCERACE, क्या है INCINERATION,
ठीक है, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन कहलाता है, यानी कि इंसिनरेशन कहलाता है। तो जब भी शुष्क और ठोस पदार्थ को जलाया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, इंसिनरेशन कहेंगे। और ये जो इसको जलाया जाता है तो क्या, कब जलाया जाता है, इसे हम विशाल भस्मीकारक भट्ठी, कारक या भट्ठी में उच्च ताप पर क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, भस्मीकरण कहेंगे। शुष्क और ठोस पदार्थों का जलना भस्मीकरण कहलाता है, इंसिनरेशन कहलाता है। यहाँ पे नोट डाल के हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि संसाधन का जो उपयोग, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, पुनः चक्रण भी करके हम लोग संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि पुनः चक्रण करके भी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण करके भी हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब बात कर लेते थोड़ा सा कचरे निपटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे कचरे को उसके संचयन वाले स्थान पर फेंकना। जहाँ से लोग आते हैं उसको चुनने वाले आते हैं, कबीड़ा वाला, ठीक है, कबाड़ी वाले आते हैं और उसको चुन के लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसे प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करना। तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करना। तो ऐसे चीज़ों का उपयोग करना जो कि पुनः चक्रण हो सकता है, जिससे हम संसाधन का उपयोग फिर से कर सकते हैं। तो पुनः चक्रण वाली चीज़ों का उपयोग करना। वस्तुओं को फेंकने के बदले उसकी मरम्मत करना, वस्तुओं को फेंके नहीं, उसकी मरम्मत करें। ठीक है, टिश्यू पेपर के बदले रुमाल का उपयोग करें। आप टिश्यू पेपर ले रहे हैं, हम लोग फेंक दे रहे हैं, टिश्यू पेपर यूज किया फेंक दिया, तो इससे अच्छा रुमाल रहेगा तो हाथ को पोंछ के फिर रख लेंगे अपने जेब में, फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। एल्युमिनियम पन्नी के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, लंच बॉक्स, बार बार बॉल पेन खरीदने के स्थान पे रिफिल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने छोटे छोटे योगदान देके क्या कर सकते हैं कि कचरा को ज़्यादा होने से बचा सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, उसका निपटान कर सकते हैं और अपना योगदान देके ज़्यादा कचरा को फैलाने का कोशिश नहीं करेंगे। कचरे को क्या करेंगे, उनके सही स्थान पे फेंकेंगे। आजकल लोग में इतनी भी समझदारी नहीं है कि कचरे को कहाँ फेंकना है, वो कहीं भी फेंक दे रहे हैं, जबकि डस्टबिन लगा हुआ है हर जगह बाहर में कहीं ना कहीं, और नहीं तो लगा है तो ऐसे जगह पे फेंको जहाँ पे कचरे पहले से जमा हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए, आपका हो चुका होगा नोट डाउन। अब हम लोग इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके क्लास 6 के जितने भी चैप्टर्स थे वो यहाँ पे मेरे तरफ से ख़त्म होता है। और अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, और मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग आराम से फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिलेबस भैया कंप्लीट, सिलेबस आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीटेड, सिलेबस कंप्लीटेड। तो अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखिएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिलूँगा आपसे अगली लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस ही एंड हो जाता है। 1900 चैप्टर को हम लोगों ने बहुत इत्मीनान से पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। एक साल का सफ़र जो आपने मेरे साथ तय किया, आज वो ख़त्म होने के कगार पे है और ख़त्म हो गया है। बस कुछ देर की बात है, फिर हम भी चल जाएंगे अपने
अपने घर और आप भी चले जाएंगे अपने घर। बस यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिएगा और आपको जो भी आगे करना है आप अपने उस फील्ड को अभी से चूज कीजिएगा। आपको मैथ, बायोलॉजी जो भी पसंद है, साइंस में आगे क्या करना है, कौन से पेपर को लेना है, उस पेपर को अभी से डिसाइड कीजिए। आपका जो गोल है उसके अनुसार अभी से आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बाद में फिर बहुत लेट हो जाएगा मेरे भाई। और ये चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मेहनत कीजिए, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम बनाइए। और हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जब क्लास 7 का शुरू हो चुका होगा। तो कब होगा, कैसे होगा, वो सभी अभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, हमसे कनेक्टेड रहिएगा, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा अगर आप लोग चलाते हैं तो, ठीक है। बाकी लोड लेने का बात नहीं है, आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा है। आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो आप हमेशा मैसेज कर सकते हैं मुझे। और आपके लिए 2 लाइन, आज हम लोग एक दूसरे से जा रहे हैं दूर, तो उसी के लिए कि वो जो तुम जा रहे हो उस चीज़ के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उस कहानी को मैं इस सच से जोड़ नहीं पाता, उस कहानी को मैं इस सच से जोड़ नहीं पाता, मैं रिश्ता निभाने के बाद तोड़ नहीं पाता। तुम्हें आती होंगी चालाकियाँ दुनिया भर की, मैं दिल लगाने के बाद छोड़ नहीं पाता। तो हमारा जो बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग हमेशा रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म हो गया तो हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। भले सफ़र ख़त्म हो गया है हमारा, लेकिन हमारा जो बॉन्डिंग था, हमारे बीच में जो प्यार था, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये एक बॉन्डिंग कभी भी नहीं टूटने वाला है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप एक बार मैसेज करना, वो भाई आपका करके देने का कोशिश करेगा, अगर वो चीज़ मेरे बस में रहा तो। 1 साल का खूबसूरत सफ़र खत्म होता है। अब आप लोग 7th में भी जा चुके होंगे, क्योंकि 1-2 चैप्टर ही बचा था। मैंने 6 की एग्ज़ाम के लायक लगभग पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। फिर से मिलेंगे कभी ना कभी। बाय।